मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। माननीय सांसदों, बाल संसद के जल संरक्षण से संबंधित विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्र के प्रारंभ में नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय सुश्री आरती जो उत्तर प्रदेश के सांसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए, आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महोदय, आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ लूँगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? हिंदी में शपथ। मैं सुश्री आरती जो युवा संसद की लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता बनाए रखूंगी और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। सुश्री अलका जो असम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महोदय, आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मिस एडमिटी कोर्ट, आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मिस एडमिटी कोर्ट टू इंग्लिश। I am having elected a member of the House of the New Party. You pledge the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and the law. Established that I will uphold the sovereignty and unity of India, that I will faithfully discharge the with upon which I am about to enter. पहलगाम में आतंकवादी हमले पर श्रद्धांजलि देने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करें। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर श्रद्धांजलि देने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पहलगाम में हुई दुखद घटना का उल्लेख करना चाहती हूँ। इसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस घटना से हम सभी दुखी हैं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं स्पष्ट करना चाहती हूँ और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे अपना विचार प्रकट करें। पहलगाम में इस घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इस कठिन समय में भगवान दिव्यांग आत्माओं को शांति प्रदान करे और इस दुखद घटना में इन परिवारों को साथ। माननीय नेता विपक्ष जी से मेरा निवेदन है कि वह अपना विचार प्रकट करें। महोदय, मैं पहलगाम में दुखद घटना की ओर जनता ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस घटना में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई जो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से मेरी मांग है कि वह इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करे और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करे। फिर हमें इस घटना के दोषियों को दिलाने के लिए मिलकर काम करना होगा। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब सदन से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन। धन्यवाद। अब प्रश्नकाल आरंभ किया जाए। प्रश्न संख्या 101 सांसद मंत्रा से मेघा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय साथी सांसद, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का एक सपना था कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़कर क्राउड इरिगेशन की समस्या से निजात दिलाई। उसके लिए 2002 में योजना बनाई और फिर 2 कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। फर्स्ट फेज में सदर्न रीजन की जितनी नदियाँ थी उनको जोड़ना था। सेकेंड फेज में नॉर्थ की नदियों को
की गई, लेकिन अटल जी के सरकार के जाते ही ये सारा काम बंद हो गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी के जितने भी इनकम्प्लीट काम थे उस पर उन्होंने कदम उठाया। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया था और अप्रैल 2015 में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मेरा आपसे यह सवाल है कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने का जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड पूरा करने को लेकर कुछ तय किया गया है। जल शक्ति मंत्री जी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि मूल प्रश्न जो है वो बांधों में पानी के स्तर को लेकर के था, लेकिन माननीय लोकसभा सदस्य ने जो प्रश्न किया है वे निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिशिएंट बेसिन से पानी ट्रांसफर करके देश की जो वार्षिक समस्या है, जो चुनौती देश के सामने लगभग 16-17% हिस्सों में हर साल सूखा पड़ता है और इतने ही प्रतिशत हिस्सों में हर साल बाढ़ आती है और ऐसी स्थिति बनती है, तो एक संतुलन और सामयूहिक जो है वो देश में लाया जा सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि अटल जी की सरकार के जाने के बाद में क्योंकि 10 साल से ये रोक दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा आरंभ किया है। 30 लिंक ऐसे देश भर में आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ सरप्लस बेसिन से डेफिशिएंट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उनकी सबकी PR से बनी, उनमें से 15 से ज़्यादा लिंक्स के लिए DPR बनाई गई और DPR बनने के बाद में अपने राज्यों के साथ उन्हें शेयर किया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में संविधान प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनुरूप जाना राज्य के विषय से राज्यों को उस पर पहले से सहमति बनाने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। 5 ऐसे प्रायोरिटी लिंक्स डिसाइड किए गए थे और उन 5 प्रायोरिटी लिंक्स में से मैं आज सदन को प्रसन्नतापूर्वक के साथ अवगत करवाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोनों राज्यों के बीच में ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पानी की सर्वाधिक कमी ऐसे देश में है, ऐसा माना जाता था, उस बुंदेलखंड के 8 लाख लोगों के पेयजल और 2 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर जमीन संचित हो सके। उस दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक समझौता ट्रैक होल्डर एग्रीमेंट किया। 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका क्षेत्र की आवश्यकता महसूस करते हुए 50% रेंट भारत सरकार द्वारा मिले ऐसा सुनिश्चित किया और उस देश में अभी स्टेज 1 और स्टेज 2 की फाइनेंसेस सब मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया भी है और निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में प्रायोरिटी लिंक्स DPR बनाने के लिए भी राज्यों के समझौते के लिए आग्रह किया है। राज्यों के साथ राज्यों के द्वारा आपस में MOU हो जाने के बाद निश्चित ही अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम करें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 सांसद दिल्ली से हमारे नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय संसद के साथियों महोदय, माननीय जल शक्ति मंत्री से मेरा एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भूमिगत जल के स्तर पे सुधार के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? जल शक्ति मंत्री। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कि अटल भूजल के माध्यम से हमने पहली बार देश में सप्लाई साइड से इधर हटकर के जो डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट पर काम करना शुरू किया, उसका प्रभाव अब ऐसे साल जहाँ चुनौती ज़्यादा बढ़ गई है, मैं माननीय चेयरमैन के माध्यम से देना चाहती हूँ कि जो स्थानीय सरकार किसी शहर की तय करती है वो ग्राउंड वाटर रिलेटिव या रिचार्ज रिलेटिव एक्टिविटीज़ पर काम करे। मेरे प्रदेश में डूंगरपुर एक शहर है
जो बहुत बड़ा तालाब आपके संज्ञान में है, जो शहर के बीचों बीच लेक थी, वो सूखकर फुटबॉल का मैदान बन गई थी, क्योंकि पानी आज विज्ञान मानकर 5000 साल पहले की भी हमारे जो लेखकों में, पुराणों में, पुस्तकों में लिखा गया है कि जमीन का पानी, सतह का पानी, जमीन के अंदर का पानी और नदियों का पानी आपस में कोरिलेटेड है। तो वहाँ पानी, क्योंकि जमीन का पानी विड्रॉल ज़्यादा हो रहा है, वहाँ की लेक सूख गई है। वहाँ की स्थानीय नगर पालिका ने तय किया और तय करके हर घर की छत के ऊपर रेन वाटर को डायरेक्ट हैंड पंप के साथ जोड़ा, एक छोटा सा फिल्टर लगा करके, और जब उस पर काम करना प्रारंभ किया तो वहाँ ग्राउंड वाटर की रिचार्ज हुआ, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उस लेक में बढ़िया नापखेप किया जा सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव सब राज्य, सभी क्षेत्रों से लिए जाएं तो उनके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 103 सांसद कोलकाता से छोटी हरीश पर। Respected Speaker, Prime Minister and all the committee members, today I am here to ask a question. My question is, the main context of question of Mega G was interlinking of the rivers throughout the nation, which was proposed to once by Atal Bihari Vajpayee. It was followed up by the next government also, but why that proposal was at all viable? Is it all any possible which can be implemented in country? If so, how far you have taken the need progress in this proposal? जल शक्ति मंत्री माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, जल संसाधनों का अधिक उपयोग और दोहन हो सके, उन्हें विस्तार से निवेदन किया था कि देश में लगभग 16-17% हिस्से ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है हर साल, और जहां हर साल बाढ़ आती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हम इस तरह से एक वाटर ग्रिड बना करके सामने उपस्थित कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत लंबे विचार होकर इस तरह निर्णय हुआ कि मैं मानती हूँ कि ये सारे लिंक सभी राज्यों से सहमत हो जाएं और ये सारे लिंक्स बना दिए जाएं तो देश को जल संसाधनों की जो चुनौती है और जो जल के उपलब्धता की चुनौती है, हम सबके लिए एड्रेस कर सकते हैं। जी मेरा आपको छूने का भी वक्त दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 104 सांसद जमशेदपुर से कुमारी दौलत। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी व सभी सांसद सदस्य, मैं आज की सभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि वह जल जीवन मिशन जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत वह क्या प्रयास कर रहे हैं? जलवायु परिवर्तन मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, इस चर्चा में विभिन्न दलों वक्ताओं ने भाग लिया है। जो वाटर प्रिवेंशन बिल है, इस पर आपने बहुत अच्छे से अपने विचार बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोगों ने यह संशय भी उठाया, निश्चित रूप से मैं उन सभी का जवाब दूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर सदस्यों की ये भावना थी कि कुछ कानूनों के द्वारा हम तकनीकी अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। आज इसको समाप्त करने के लिए इस बिल में पूरा प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष बनारस में 9 आग्रह किए थे, उसमें से सबसे पहला आग्रह जो उन्होंने किया था वो जल संरक्षण के कारण नागरिकों को जागरूक होने का उन्होंने किया था। और यही कारण है जब 70 वर्ष पूरे हुए तो पूरा देश अपना अमृत उत्सव मना रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की संकल्पना सबके सामने रखी और हम सांसदों ने भी अमृत सरोवर में अपने अपने विचार में क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर के लिए कार्य किया और जो सरकार का लक्ष्य था उस लक्ष्य को भी पूरा किया। अपने अपने देश में जल संरक्षण को लेकर हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए दुनिया में जो प्राकृतिक झीलों के संरक्षण के लिए जो रामसर साइट तय की जाती है, आज़ादी के 75 वर्ष होने पर भारत की 75 वाटर बॉडीज रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, सरकार आने के बाद हमारे देश में जल मंत्रालय भी बना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
जल जीवन मिशन बना और जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दूर दराजों के गाँव में जो लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता था वो स्वच्छ पानी भी उपलब्ध कराया गया। जल के संचय के लिए कैच द रेन इसको लेकर भी अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री कृषि योजना में हर खेत को पानी और हर खेत की बूंद की रक्षा के लिए विषय किया गया। देश में भूमिगत जल के लिए अटल भूजल योजना और शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई के लिए द अटल मिशन फॉर एजुकेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के तहत शहरों में जल प्रबंधन के कार्य किए गए और ये सब कार्य देश में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि देश के हमारे वामपंथी विचारधारा के जब सीतासन जी बोल रहे थे तो वो लोग भी अब गंगा की पवित्रता की चिंता कर कुछ बदलने लग गए हैं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट माननीय जैसे आपने विषय उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके विषय पर रिवर की वाटर क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ कॉमन पोल ट्रीटमेंट प्लांट्स उसको लेकर सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी कार्य हुआ। वो आपने संशय उठाए थे, इसको लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन इशू किए गए। ये विषय मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जिस वाटर एक्ट अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ भूमिका के संबंध में जो बिल के अतिरिक्त आए थे उन विषयों को मैंने सामने रखा है। लेकिन जब जवाहर सरकार जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक विषय रखा था कि इन संशोधनों से प्रदूषण के खिलाफ हमारा जो संकल्प है वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे रविंद्र कुमार डीपी के बोल रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि ये निश्चित रूप से उन छोटे प्रावधानों जो तकनीकी अवरोध उत्पन्न कर देते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो वाटर एक्ट बना था उसमें जो मामूली उल्लंघन बने थे साधारण प्रकृति उल्लंघन थे, वास्तव में जो मनुष्य या पर्यावरण को कोई बड़ी हानि नहीं हुई। उसमें भी इस बिल के अंतर्गत कारावास के प्रावधान हैं और हम एक लंबे समय तक इनको चलाते रहे। पेरिस एग्रीमेंट में भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उसको 2030 के लिए तय किया गया था। उस लक्ष्य को 2021 में पूरा किया गया। 9 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाप्त किया। जल संरक्षण को लेकर विभिन्न मंत्रालयों में संयोजन करके जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखें और अपनी धरती को हरा भरा और वसुंधरा को ऊर्जावान बनाकर अमृत काल के भारत का निर्माण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करें। इसी लक्ष्य के साथ इस बिल को लाया गया है। मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगी कि इस बिल को अपना समर्थन करें। अब सुनने बात आरंभ होगा। सांसद माननीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी और सांसद के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद का ध्यान और देश का ध्यान समस्याओं में और आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत में जल संरक्षण की समस्या राजस्थान और गुजरात में सूक्ष्म और आर्थिक क्षेत्रों में पानी की कमी और सूखे की समस्या है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखे प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी और सूखे की समस्या है। इसे पानी जल संरक्षण की आवश्यकता है। दिल्ली और अन्य महानगरों में जल संकट, बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण भारी पानी की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा मैदानी क्षेत्रों में जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिससे पानी का अभाव हो सकता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पानी भूमि स्तर नीचे चला गया है। सांसद अनु कुमारी जी, respected speaker, prime minister and all the committee members. Today I am here to share my thoughts about Pahalgam attack. As our nation know that your prime minister was keen to meet these countries, but in Pakistan to talk about the peace during the summit in New York, your PM meet to him. At the same time, your army troops were engaged in a gun battle murderous fight
with Pakistan terrorists in Pahalgam of Jammu and Kashmir. After 15-day-long operation, that area was cleared and terrorists were pushed back. Moreover, Army Chief made it clear that Pakistan Army provided cover fire to terrorists to infiltrate into Pahalgam. The whole episode of Pahalgam is a matter of serious concern because it reminded us Kargil introduction of 2025. Speaker sir, I want to know from government it no shameful to nation that your PM talk about peace, whereas Pakistan grabbed your village. Why is government is eyes closed on issue of nation security? I hope government will take stand action against Pakistan. Otherwise, it will make the image of your country as a weak country. सांसद शिवा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री और मेरे सांसदों के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महोदय, जल संरक्षण का समाधान करने के लिए निम्न कार्यों पर कार्य किया जाना चाहिए। वर्षा जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करने के लिए टैंकों में जलाशयों में जमा करना चाहिए। जल संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना और जल की बचत करना। जल स्रोतों में प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। जल संचयन के लिए बाढ़ तालाब और जलाशय बनाना चाहिए। जल का उपयोग करने वाले उपकरणों और प्रणालियों में दक्षता बढ़ाना। जल संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना। कृषि में जल संचयन के लिए ड्रिप इरिगेशन और अन्य तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। उपयोग किए गए जल को पुनः चक्रित करके फिर से उपयोग करना। सांसद अनन्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी सांसदों को मेरी नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष जल बचाओ उपयोग विषय पर कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ। जल बचाव से अर्थ जल की व्यवस्था को रोकना और इसकी जिम्मेदारी पूर्वक उपयोगी है। वास्तव में पृथ्वी पर 71% पानी है जो हमारी उपयोगी है। अन्य पानी का स्रोत प्रयोग न करना योग्य पानी जैसे समुद्र का पानी 77% खारा है, 2% ग्लेशियर और द्रव्य आइस कैप के रूप में है और जल हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पानी की बचत करनी चाहिए और सही तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। दिन प्रतिदिन होती जल की गंभीर समस्या को और भी गंभीर बनती जा रही है और हमें ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि जल जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हमें दूसरों को भी जल बचाव से प्रति जागरूक करना होगा। धन्यवाद। आगे हम लोग शपथ लेते हैं। इस विशेष सत्र में हम सभी शपथ लेते हैं हम जल का एक अनमोल संपत्ति को अनमोल संपत्ति के भांति संजो कर रखेंगे। इसके संरक्षण के लिए हर संभव यत्न करेंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करेंगे।